वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे सीपीसी के हवाले से। इसके हम फर्स्ट 3 सेक्शन करेंगे। फर्स्ट 3 सेक्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसके मुतल्लिक़ हम पढ़ेंगे। इस वजह से सीपीसी फ़र्स्ट ऑफ ऑल है क्या? सीपीसी, इसका नाम याद रखना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यूज़ के हवाले से जब भी कोई पेपर तैयार करें तो उसका नाम रखना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम क्या है जी? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बाज़ दफ़ा लोग पढ़ जाते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, तो इसका नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये कब बनी? ये 1908 को बनी। और दूसरी इसके बारे में एक और चीज़ है कि इसका इतलाक़ कहाँ है? तो इसका पूरे पाकिस्तान में इतलाक़ है। जहाँ भी कोई सिविल मैटर होगा उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए सीपीसी हम अडॉप्ट करते हैं, सीपीसी को ही डील करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, सीपीसी की। सेक्शन 1 बेसिकली क्या है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, यानी सीपीसी इंतहाई मुख्तसर है। और इसका टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसको हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। ये 1908 का है। और उसके बाद इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये स्टार्ट कब हुई? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं जी? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अच्छा जी, दूसरी इसकी बात क्या है? ये पहली बात होगी इसकी। दूसरा इसका सब सेक्शन जो है वो कहता है कि ये कब स्टार्ट हुई। ये जी 1 जनवरी 1909 को ये स्टार्ट हुई, इसका इतलाक़ होना शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3 पर सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3, होल ऑफ पाकिस्तान। इसका इतलाक़ किस पर है? पूरे पाकिस्तान पर। सेक्शन 1 में 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। पहला, इसका नेम आ जाता है। इसका नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट कमेंस टू 1 जनवरी 1909। ये इसका इतलाक़ कहाँ होता है? होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस की जब भी बात होगी, कोड क्या है? कोड जिसमें ये सारा रूल्स सेक्शंस ऐड हैं। डिक्री, अब हम बात करते हैं डिक्री की। इंग्लिश में इसको डिक्री कहते हैं, उर्दू में डिग्री कहते हैं। ये डिग्री, उर्दू में डिग्री को जब भी पढ़ा जाएगा ऐसे ही लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall to be deemed include the rejection of a plaint. इसमें 4 चीज़ें हैं। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन है, अदालत का फैसला है। इसका मकसद इनमें क्या है? कंक्लूसिव डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये जो पार्टी के दरमियान जो राइट्स हैं उनको डिटरमिन करती है। कौन से राइट्स हैं? मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जो उनके दरमियान तनाज़ा है। उसके बाद ये फैसला कैसा होगा? ये प्रीलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। इस फैसले में और क्या शामिल होगा? इस फैसले में दावे का अखराज भी शामिल है। ये नीचे लिखा है ना, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। बेसिकली डिक्री जो है एक फैसले का किसी भी दावे का बाज़ाब्ता फैसला होता है जिसमें एक अदालत दोनों पार्टियों के दरमियान जो मुतनाज़ा मामला होता है उनमें उनका जो हक होता है, जो राइट्स होते हैं, उनको डिटरमिन करती है। और ये फैसला प्रीलिमिनरी भी हो सकता है यानी आर्जी भी हो सकता है, और मुस्तकिबिल यानी फाइनल भी हो सकता है। और इस फैसले में एक और चीज़ भी शामिल है। वो शामिल क्या है? वो ये चीज़ शामिल है कि वो उस फैसले में दावे का अखराज भी शामिल है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट की बात हुई है, रिटन स्टेटमेंट की बात नहीं हुई। क्योंकि लॉ जब भी पढ़ना है हर वर्ड की सेंस को प्रॉपर पढ़ना है। अगर सेंस से आप हटेंगे तो आप बात को नहीं समझ पाएंगे।
अब इसके बाद है हमारे पास एक और चीज, डिक्री होल्डर कौन है? डिक्री होल्डर वो इंसान है जिसके हक में कोई डिक्री पास की जाती है। इसको लिखें, डिक्री होल्डर वो इंसान है, मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। डिक्री होल्डर वो बंदा होता है जिसके हक में डिक्री पास हो। रॉबन, इसमें दो चीजें हैं, वो बंदा जिसके हक में डिक्री पास हो और उसके पास ये भी इख्तियार हो कि इस पर अमल दरामद करवा सके। दो चीजें हैं इस डिक्री होल्डर के कैटेगरी में। अब तीसरी बात आ गई हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी जिला क्या है? डिस्ट्रिक्ट मीन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट एक इलाके की जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, वो डिस्ट्रिक्ट उसको हम कहते हैं, ज़िला कहते हैं। हाँ, अब हम लाहौर के मामलात की ओरिजिनल जुरिडिक्शन यही बनती है कि जितने भी लाहौर के सिविल मैटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू सीपीसी, क्योंकि अब हम डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं सिविल के लॉ के मुताबिक, तो सिविल के लॉ के मुताबिक लाहौर के जितने भी मामलात होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही कंक्लूड होंगे, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही दायर किए जाएंगे। और इस लाहौर की प्रिंसिपल जो सीट है वो लाहौर ही है। इसकी सिविल कोड की सब तहसीलें नहीं है, जिस तरह एक कैंट है, शालीमार है, या इधर दूसरी, इधर इसको तहसीलों में नहीं डिवाइड किया गया, इसकी एक ही सिविल कोर्ट है वो जिसको अवान अदल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ननकाना साहब है ना, ननकाना साहब की 3 तहसीलें, हर तहसील में सेपरेट वो क्या बैठा हुआ है, सिविल जज बैठा हुआ है। तो उन तहसीलों में क्या होता है, उनकी जो प्रिंसिपल सीट होगी ना, वो जो ननकाना मेन शहर है ना, वो उसकी डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसिपल सीट कंसीडर की जाएगी। बात समझ आ गई? यानी एक ज़िले की जो ओरिजिनल पावर है वो उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, वो उसका डिस्ट्रिक्ट है। अब फॉरेन कोड क्या है? फॉरेन कोड, गैर मुल्की अदालत कौन सी है? ये आ गया ज़िला, गैर मुल्की अदालत। गैर मुल्की अदालत वो अदालत है जो पाकिस्तान से बाहर हो, अगर पाकिस्तान के अंडर है भी तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको हम गैर मुल्की अदालत कहते हैं। 2 कैटेगरी इसमें डिफाइन की गई। गैर मुल्की अदालत वो अदालत है जो पाकिस्तान से बाहर हो, और या अगर पाकिस्तान में है भी तो पाकिस्तान के वफाक या वफाकी गवर्नमेंट के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर वो नहीं है, तो वो फॉरेन कोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तान की तो जितनी भी कोर्ट्स हैं ना, वो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फॉरेन जजमेंट क्या है? अब जब जैसे फॉरेन कोर्ट है, अब इसके साथ ही हम लिख लेते हैं जजमेंट। जो फॉरेन जजमेंट है, जो गैर मुल्की अदालत का फैसला होगा, उसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर, अब बात आ गई गवर्नमेंट प्लीडर की। इसको अगर हम कहें तो मैं गवर्ड तक ही लिख देता हूं, गवर्नमेंट प्लीडर। इसको सरकारी वकील भी कह सकते हैं। सरकारी वकील कौन होता है? सरकारी वकील इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader। सरकारी वकील वो वकील है जिसको गवर्नमेंट पंजाब ने या किसी भी सूबाई हुकूमत ने अपॉइंट किया हो, मुंतखब किया हो, वो क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर है। अब इसमें अगर गवर्नमेंट प्लीडर किसी और वकील को भी कोई टास्क दे देता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप ये केस लड़ो या ये केस परफॉर्म करो, इसमें अपीयर हो, वो केस उस हद तक, उस केस की हद तक जो प्राइवेट बंदा भी केस लड़ेगा, उस केस की हद तक वो भी गवर्नमेंट प्लीडर है। फॉर एग्जांपल होता है ना, किसी प्राइवेट बंदे को भी गवर्नमेंट की कोई असाइनमेंट मिल जाती है कि इसको गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, तो उस किसी खास टारगेट के लिए भी अगर वो गवर्नमेंट के किसी केस में एज ए गवर्नमेंट प्लीडर होता है तो उसको भी सरकारी वकील कहा जाएगा।
दैट्स क्लियर। जज मीन्स, अब जज कौन होता है? जज बेसिकली एक अदालत का बड़ा अफसर होता है। रीडर है, स्टेनोग्राफर है, एलमंद है, उसके बाद वो दूसरे नीचे अमला होता है, वो सारे क्या होते हैं? वो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, उसके हुक्म के मातहत होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैंने उस इसीलिए उर्दू का वर्ड बोल दिया ना, बड़ा ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो सारे मामलात को चला रहा होता है, प्रिजाइड कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने उसकी इंग्लिश अभी नहीं बोली, मैंने उर्दू पहले बोल दी। मीन्स द जज ऑफ मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोड, जो सिविल कोड का मोहतमम ऑफिसर होता है, जो उसको चलाने वाला सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसको जज कहते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल तो जज के पास ही होता है। अब इसके बाद है जी जजमेंट। जज के बाद बात आ गई किसकी? जजमेंट की। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट वो फैसला है जो एक जज डिक्री और ऑर्डर को देखते हुए जारी करता है। जजमेंट वो बाज़ाब्ता फैसला है जिसको एक जज डिक्री और ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए देता है, फैसला सुनाता है या जारी करता है। ठीक हो गया शाह जी? अब आ गई नई चीज़, जजमेंट डेब्टर। जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर कौन होता है? बेसिकली डेब्ट के कंसेप्ट को पहले समझिए। ये लिखा हो जजमेंट डेब्ट। डेब्ट और क्रेडिट ये कॉमर्स के कंसेप्ट हैं। डेब्ट कोई चीज़ आपने देनी हो, क्रेडिट कोई चीज़ आपने लेनी हो। यानी क्रेडिट वाली चीज़ आपके फ़ायदे में होती है, डेबिट वाली चीज़ आपके लिए उधार होती है, जो आपने चुकाना होता है, जो आपने देना होता है। अब जब बात आई जजमेंट डेब्टर की, जजमेंट डेब्टर कौन बंदा होता है? जजमेंट डेब्टर वो बंदा होता है जिसके कोई खिलाफ चीज़ हो, जो चीज़ देनी होती है वो बेसिकली हमारे खिलाफ ही होती है ना, तो लिहाजा जजमेंट डेब्टर वो बंदा है जिसके खिलाफ जजमेंट पास हुई हो। और इसकी भी दो सेंस हैं, जैसे डिक्री होल्डर की दो सेंस थी ना, उसकी फेवर में पास होती है और वो उस पर अमल दरामद करवा सकता है। इसमें यह है कि ये जजमेंट डेब्टर वो बंदा होता है जिसके खिलाफ कोई जजमेंट पास हुई हो और उसके खिलाफ उस पर एग्जीक्यूशन भी करवाई जा सकती है, अमल दरामद भी करवाया जा सकता है। अब आ गया हमारे पास नंबर 11 पे है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका कानूनी वारिस होता है, आपका नायब होता है, आपका नुमाइंदा होता है। ठीक है, वो आपका नुमाइंदा जो आपके मरने के बाद या किसी भी इंसान के मरने के बाद उसकी मनकूला गैर मनकूला जायदाद को इस्तेमाल कर सकता है, उस पर केस कर सकता है, उस पर केस करवा सकता है, उसके सारे मामलात को कंट्रोल कर सकता है। बात समझ आ गई? अब मैसन प्रॉफिट क्या है? मैसन प्रॉफिट बेसिकली इसको पढ़ लेते हैं, MESNE, मैसन प्रॉफिट। प्रॉफिट को पढ़ लें। मैसन प्रॉफिट बेसिकली वो मुनाफा है जो आप किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करके हासिल करते हैं। इसको पढ़ो पहले। मैसन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, नाजायज़ कब्ज़ा करके, ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम। यानी मैसन प्रॉफिट वो मुनाफा है जो किसी की प्रॉपर्टी पर, यानी प्रॉपर्टी है ए की, कब्ज़ा किसने किया हुआ है? बी ने, उससे जो मुनाफा वो कमा रहा है, जो रुपया कमा रहा है, वो क्या है? वो मैसन प्रॉफिट है, नाजायज़ मुनाफा है। इसको आप नाजायज़ मुनाफा भी कह सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इसी मैसन प्रॉफिट में एक और चीज़ है, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। आपने एक मकान पर कब्जा कर लिया, उसका रेंट था 1 लाख रुपया। फॉर एग्जाम्पल ए के मकान पर बी ने कब्जा कर लिया, उसका रेंट था, ये मकान है, उसका रेंट कितना था 1 लाख। 1 लाख उसका रेंट था, 1 लाख क्या हो गया, मैसन प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ए के मकान पर किसने कब्जा किया, बी ने। 1 लाख रुपया उसको जो किराया बी ए को आ रहा था वो ख़त्म हो गया, वो अब आना शुरू हो गया बी को आना शुरू हो गया। अब बी क्या करता है, उसी घर में कारोबार शुरू कर देता है, उसी मकान में, उसी बिल्डिंग में क्या शुरू कर देता है जी, कोई फैक्ट्री लगा लेता है, कोई अंदर प्रोडक्शन का सामान लगा लेता है, उससे और पैसे जनरेट करना शुरू कर देता है। 1 लाख रुपया तो प्रॉफिट है ना खाली रेंट का, लेकिन अंदर वो जो काम शुरू करता है, कोई मशीनें रख के कोई कुछ भी करना शुरू कर देता है, उसको 2-3 लाख रुपया और प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है उस काम की वजह से, उस कारोबार की वजह से। अब जो उसने फर्दर इंप्रूवमेंट की है ना, वो पैसा मैसन प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई, इतनी सी बात। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती है, या फसलें वगैरह। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोड विच इज़ नॉट ए डिक्री। ऑर्डर भी एक अदालत का बाज़ाब्ता फैसला है, लेकिन डिक्री नहीं है। ऑर्डर क्या हो सकता है, हम एक कोर्ट में कोई केस दायर करते हैं, उस केस में जो पहला फैसला हमें सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि इसमें नोटिस करवा दें। दूसरा फैसला मिलता है इसमें अखबार तैयार करवा दें। अगर हम कोई स्टे लेने जाते हैं तो हमें पहली डेट पे स्टे मिल जाता है, वो भी एक ऑर्डर है। अगर केस को वो नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से खारिज कर दे तो वो भी एक ऑर्डर है। यानी हर डेट पर जो प्रोसीडिंग होती है ना, जो एक ऑर्डर शीट में लिखी जाती है, वो एक ऑर्डर होता है। चाहे उसमें स्टे का हो, स्टे का खारिज करना हो, केस का खारिज करना हो, एक डे बाय डे जो प्रोसीडिंग हो रही होती है वो ऑर्डर होता है। हर डेट का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, हमने जब कॉपी निकलवानी हो तो हम किसी को क्या कहते हैं कि जनाब ऑर्डर शीट इसकी निकलवा लें। ऑर्डर शीट मतलब वो ऑर्डर्स की शीट होती है। प्लीडर कौन है, प्लीडर मीन्स एनी पर्सन। इसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद है प्लीडर। प्लीडर वकील को कहते हैं, उर्फे आम में वकील को कहते हैं। प्लीडर वो इंसान होता है जो किसी दूसरे के बिहाफ पर अदालत में अपीयर होता है, किसी और की वजह से अदालत में अपीयर होता है। इसी की एग्जांपल देता हूँ। केस किसका है जी, बी का है, वो ए को आके वकील कर लेता है। वकील का अपना पर्सनल तो कोई इशू नहीं ना होता, ए बी की वजह से अदालत में पेश होता रहता है जो उसके केस में एज ए प्लीडर बन के, उसका नुमाइंदा बन के, वकील बन के, एडवोकेट बन के, अटॉर्नी बन के। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है, हर वो बंदा। पब्लिक ऑफिसर क्या है, इधर लिख देता है। पब्लिक ऑफिसर हर वो बंदा है जो सरकारी डिपार्टमेंट में है और जो तनख्वाह लेता है। उसमें जर्नल भी शामिल है, उसमें सदर भी शामिल है। सदर से लेकर नीचे चपरासी तक सारे पब्लिक ऑफिसर हैं, चाहे कोई आर्मी है, कोई फौज है, कोई पुलिस है, रेंजर है, किसी भी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, तलीम का डिपार्टमेंट, यानी हुर्फ़े आम में ये कह सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट है जो गवर्न करे वो पब्लिक ऑफिसर। इसमें एक और भी बंदा पब्लिक ऑफिसर है। फॉर एग्जांपल किसी खास टारगेट के लिए किसी प्राइवेट बंदे को गवर्नमेंट का कोई काम दिया जाता है कि इतने अरसे के लिए ये काम आपने करना है, उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाएगा। काम किसका है, गवर्नमेंट का है। वो बंदा उस काम को अंजाम देने के क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, रेम्यूनरेशन ले रहा है, कमीशन ले रहा है। उस काम को करने के हद तक वो प्राइवेट बंदा भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर। ये जी था हमारा रूल्स। रूल्स मीन्स रूल फॉर्म कंटेन, वो जो इसमें शामिल है सारे। शेयर क्या हैं जी, शेयर स्टॉक एक्सचेंज के शेयर, डिबेंचर्स, उसके बाद स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे शेयर हैं। साइन क्या है,
एक जज के पास जो केस आता है उसके फैसले पर या उसके रिसीविंग पर जो वो मोहरें लगाता है, जो वो साइन करता है, वो साइंड है, वो जज के साइन। अब बात आ गई हमारे पास सेक्शन 3 की, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट की मातहत अदालत है, ठीक है। एंड द एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ए ग्रेड इंफीरियर, यानी हर किस्म की नीचे वाली सिविल अदालत वो किसकी सबॉर्डिनेट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब स्मॉल काजेज कोर्ट जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले होती थी, ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, बरसगीर जब था तब स्मॉल काजेज कोर्ट्स भी होती थी, लेकिन जब बरसगीर बन गया तो उसके बाद स्मॉल काजेज कोर्ट का पाकिस्तान में तो अतलाक नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स वगैरह हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्मॉल काजेज कोर्ट भी सबॉर्डिनेट किसकी हैं? हाई कोर्ट की। इसमें दो चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है और बाकी सिविल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट्स हैं। स्मॉल काजेज कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट, तीन चीज़ें होगी। ये था हमारा सेक्शन 1 से लेकर 3 तक का। उसके बाद आगे पढ़ते हैं।